चंद्रचूड़ जी ने कहा ना कि हमने इनको बेल दिया, उनको बेल दिया, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई 12 बजे रात को अर्णव गोस्वामी को बेल देने से। तो जब अर्णव गोस्वामी को आप बेल देंगे तो प्रशांत भूषण को बेल क्यों नहीं देंगे? लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तत्कालीन जनता दल यस और कांग्रेस की सरकार थी और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो दल बदल स्पीकर के जजमेंट इस पर जो है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या फैसला दिया था? बीबीसी के संवाददाता को नहीं मालूम था कि जस्टिस लोया के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ही जो है वो आपके क्या कहते हैं बेंच में थे। क्या फैसला आया? आज तक लोया की हत्या या स्वाभाविक मौत को लेकर विवाद बना हुआ है। क्या आपने ईश्वर की अंतरा से प्रेरणा प्राप्त करके अयोध्या का फैसला दिया? तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए नास्तिक होना जरूरी नहीं। आपने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस या जस्टिस होने के बाद हम अपने आस्तिकता के आधार पर फैसला लिखते हैं, जजमेंट लिखेंगे, या संविधान और कानून के शासन की अवधारणा से जो है फैसला लिखते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब अपने कार्यकाल के दौरान भी चर्चा में रहे, अखबारों की सुर्खियां बनी, कई फैसले आए। जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे उसके पहले जो बाबरी मस्जिद का मसला था, कहा जाता है कि उन्होंने ही लिखा था और जो आदेश दिया था अंतरात्मा की आवाज से दिया था। अपने कार्यकाल में भी चर्चा में रहे और अभी बीबीसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है और किस तरह की चर्चा हो रही है बातचीत में बताएंगे आपको। आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, जातिवाद को लेकर, वंशवाद को लेकर, ओपोजिशन को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको लेकर तमाम ये सवाल पूछे गए। राहुल गांधी के बारे में भी सवाल पूछे गए और कई तरह के और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे गए, कास्ट और जुडिशरी को लेकर पूछे गए। असहज नजर आए जस्टिस चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रीबीज का सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कई उसके बाद नीट का मामला था, कई ऐसे मामले थे, क्रीमी लेयर का ईडब्ल्यूएस का मामला था, महत्वपूर्ण मसले समय सुने। आखिर क्या उस इंटरव्यू में खास बात है? अम्बेडकरनामा पर अभी जेपी सिंह साहब का वर्जन एनालिसिस नहीं आया। आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब मौजूद है इस एपिसोड में और पूरे तबियत से, चूंकि एक एडवोकेट भी हैं, इसलिए कानूनी पेचीदगियों को ज्यादा जानते हैं। इंटरव्यू उन्होंने सुना है, आप सबने भी सुना होगा, लेकिन एक एनालिसिस हमारी ओर से, जेपी सिंह साहब की ओर से। स्वागत है सर जी। देखिए सर, जब से जस्टिस चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस का पदभार छोड़ा है, रिटायरमेंट हो गया है, तब से वो किसी न किसी प्रकार चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल चंद्रचूड़ के कार्यकाल में पिछले अप्रैल में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे न केवल हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक छवि बनी और लोगों को लगा कि चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कर सकता है। ये दूसरी बात है कि उसमें भी उन्होंने एक खिड़की खुली छोड़ दी और उन्होंने जो पैसा वसूल हुआ था, जिसको सरकार ने कहा कि ये 5 साल से अवैध चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सॉरी, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि ये पैसा वापस किया जाए न किया जाए। वो पैसा मतलब जिन जिन पार्टियों को मिला वो सब दाखिल दफ्तर हो गया। ये एक माइनस पॉइंट था और अभी भी आए दिन इसकी चर्चा होती है, क्योंकि उसके बाद प्रशांत भूषण ने एनजीओ की तरफ से याचिका भी दाखिल की कि इसके भी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और पैसा वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैकमेल करके पैसा वसूला गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको सुनवाई नहीं की।
तो उससे देश विदेश हर जगह चंद्रचूड़ साहब का जो है एक इमेज बनी, और मैं समझता हूं कि संभवतः उसी इमेज के तहत बीबीसी ने उनसे इंटरव्यू लिया, क्योंकि प्रायोजित इंटरव्यू होता तो वो सवाल नहीं सामने आते जो सवाल सामने आए। जिस तरह के कड़े सवाल सामने आए हैं और जिस तरह चंद्रचूड़ नजरें बचाते हुए खामोशी से बहुत से सवालों का और बहुत से सवालों को अंध बंद घुमा के उन्होंने जवाब दिया। अब एक प्रश्न देखिए कि क्या आपने ईश्वर की अंतरा से प्रेरणा प्राप्त करके अयोध्या का फैसला दिया? तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए नास्तिक होना जरूरी नहीं। आप आस्तिक हैं, तमाम लोग आस्तिक हैं। और यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस के रूप में मास्टर ऑफ रोस्टर थे। जो बेंच बनती थी, जिस बेंच के सामने जिस मामले की सुनवाई होती थी, उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नाते जस्टिस चंद्रचूड़ की थी। या आज की डेट में जस्टिस संजीव खन्ना की है, या इसके पहले गोगोई साहब की थी, बोबड़े साहब की थी, क्योंकि दीपक मिश्रा के समय से मास्टर ऑफ रोस्टर का क्लियर कट हो गया कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर रहेंगे। तो मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चंद्रचूड़ साहब हैं, थे मतलब अपने कार्यकाल में। लेकिन अयोध्या के फैसले के समय मास्टर ऑफ रोस्टर रंजन गोगोई थे चीफ जस्टिस के रूप में। अयोध्या के फैसले की खास बात यह है कि उसमें यह नहीं लिखा गया है कि किसने लिखा, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने बाद में ये बताया कि सामूहिक रूप से पहले कहा गया फैसला है, तो ये तो सामूहिक रूप से होता ही है कि जो 5 जज या 7 जज या 12 जज की बेंच कोई फैसला दिखती है, एक ही फैसले पर सारे लोग दस्तखत करते हैं तो सामूहिक फैसला माना जाता है। लेकिन लिखने वाला एक व्यक्ति रहता है जो अपने ब्रदर जजों से डिस्कस करके फैसले को लिखता है। लेकिन इसमें शुरू में था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, तो इसलिए नाम नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने एक दिन कहा कि साहब उन्होंने ईश्वर से प्रेरणा लेके ये फैसला दिया। मैं चंद्रचूड़ साहब की आस्तिकता पर सवाल नहीं उठाता। हर आदमी को आस्तिक होने का पूरा अधिकार है। इस देश के प्रधानमंत्री को भी आस्तिक होने का अधिकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी आस्तिक होने का अधिकार है, और इस देश के एक सामान्य नागरिक को भी आस्तिक होने का अधिकार है। साथ ही उसको नास्तिक होने का भी अधिकार, क्योंकि आपके संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप मूर्ति पूजा का समर्थन करेंगे तभी आप जो है इस देश के नागरिक बनेंगे। आप निराकार ब्रह्म का समर्थन करेंगे तभी इस देश के नागरिक बनेंगे। आप जैन, बौद्ध, पारसी कुछ भी होंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। केवल एक विचारधारा विशेष के होंगे तभी इस देश के नागरिक बनेंगे। तो कहने का मतलब सबके लिए देश खुला, सब लोग बन सकते हैं और सब लोग सब पद धारण कर सकते हैं। इसीलिए संविधान की शपथ का प्रावधान है। बहुत लोग संविधान की शपथ लेते हैं भाई, बहुत लोग अपने अपने ईश्वर की शपथ लेते हैं। ये भी हमारे संविधान का लचीलापन है, जिसने शपथ लेने के लिए दोनों ऑप्शन जो है लोगों को उपलब्ध करा रखा है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। लेकिन जो उसकी शब्दावली है वो नहीं बदलती। चाहे आप संविधान की शपथ लें, चाहे आप अपने जो है वो क्या कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके शपथ लें, उससे उसकी शब्दावली नहीं बदलती। कोर्ट में भी आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये शपथ लेता हूं कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जब किसी संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं, चीफ जस्टिस की शपथ लेते हैं जस्टिस की, तब भी आप जो है ये कहते हैं कि मैं संविधान के अनुसार चलूंगा और कानून के शासन का अनुपालन करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं याज्ञवल्क्य की जो है वो क्या कहते हैं न्याय पद्धति को अपनाऊंगा, आप ये नहीं कहते। तो भाई साहब, आस्तिक होने का आपको पूरा अधिकार है। आप ही को नहीं, पूरे इस देश के सब नागरिकों को अधिकार है कि अपने अपने हिसाब से आस्तिक या नास्तिक हो सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस या जस्टिस होने के बाद हम अपने आस्तिकता के आधार पर फैसला लिखते हैं, जजमेंट लिखेंगे, या संविधान और कानून के शासन की अवधारणा से जो है फैसला लिखते हैं।
आपने ये भी कहा होता कि जो है फैसला लिखने में आस्तिकता भी कहीं न कहीं रहती है, तो भी माना जाता कि आपने बड़ा सत्य जो है बोलने की आपकी क्षमता है। आपने सवाल घुमा दिया, यहाँ सवाल आपकी आस्तिकता का था ही नहीं। हुँ, यहाँ आपका सवाल था कि आपने संवैधानिक फैसला दिया है या आस्तिक फैसला दिया है? और हुँ, मेरा आरोप है कि आपने आस्तिक फैसला दिया है। आपकी हुँ, नारंगी चड्डी आपके दिमाग में चढ़ करके उस फैसले में बोल रही। चाहे आप इसको बुरा माने, जो माने, हमको मुझे फांसी पे लटका दें, जो सत्य है सत्य है। फिर मास्टर ऑफ रोस्टर की बात आपको लगता होगा कि मैंने बेमतलब कही जी नहीं। अगर मामला आस्तिकता का है तो कोई भी बेंच आस्तिकता का प्रश्न जहां पर इन्वॉल्व हो वहां जो है एक धर्म की नहीं हो सकती। हुँ, फिर जो आपके पास उपलब्ध संसाधनों माने उपलब्ध जो जजेज हों उसमें बैलेंस होना चाहिए सभी धर्मों के जजों का। और अगर अयोध्या के फैसले में मुस्लिम और हिंदू का सवाल है तो मुझे अच्छा लगता है कि सिख, ईसाई, पारसी जो जज आपके पास उपलब्ध है उनको आप बेंच में रखते, आस्तिक जजों को न रखते धर्म विशेष के, चाहे वो मुस्लिम जज हो चाहे वो हिंदू जज हो। जी। आपने देखा होगा कि जो है हॉकी का मैच जो हुआ उसमें बहुत ज्यादा, क्रिकेट के मैच एक जमाने में बेईमानी होती थी। मुस्लिम अंपायर होता था या मुस्लिम रेफरी होता था तो जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में फैसला देता था, और हिंदू रेफरी होता था तो भारत की टीम के पक्ष में फैसला देता था। और उसके बाद से फिर जो है वो ये हुआ कि जो है ना मुस्लिम मुस्लिम जज रहेगा ना हिंदू जज रहेगा, थर्ड नेशन के जज रहेंगे। थोड़ी बहुत ढील है लेकिन अब ये सब माम तो पता चला कि मुस्लिम अंपायर है तो पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट नहीं देता था। और तब इस तरह का जो है वो सब जो है थर्ड अंपायर और रेफर करने की सब पद्धति नहीं थी। हिंदू है तो वो हिंदू को नहीं देता था। फिर जो है वो व्यक्ति विशेष कि कोई आदमी किसी खिलाड़ी का पंखा है, चाहे जात के हिसाब से पंखा हो या खेल के हिसाब से पंखा हो या प्रांत के हिसाब से पंखा हो, तो पंखे के पक्ष में फैसला देता था। एलबीडब्ल्यू की होती ही नहीं थी। सब पर धीरे हुँ, धीरे 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 अंकुश लगने लगा। अब तो डिजिटल आ गया। हाँ तो डिजिटल आ गया, तमाम और हो गया कि भाई ईमानदारी का फैसला दिया जाए तो भी आए दिन लोग रोते हैं कि बेईमानी का फैसला था, ये आउट नहीं थे, जबरदस्ती थर्ड अंपायर ने भी आउट दे दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर मास्टर ऑफ रोस्टर इतना ईमानदार है तो इस तरह धार्मिकता के सवाल पर, जैसे 3 तलाक का सवाल था, इसमें मुस्लिम इन्वॉल्व था, मुस्लिम लॉ, तो उसमें हिंदू भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं और लोग भी होते हैं, तो इसमें ऐसे जज होने चाहिए थे जो न हिंदू हो न हुँ, मुसलमान हो और नहीं तो बराबर से हो। तो इसी तरह अयोध्या का मसला है या कोई भी धार्मिक मामला हो। अब अभी आपका फ्री बीज का मामला उठा और जो 80 बिल्कुल। करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो 5 किलो अनाज से किसी का पेट नहीं भरता। कपड़ा भी चाहिए, पढ़ाने की फीस भी चाहिए, बच्चे के स्कूल का जूता चप्पल भी चाहिए। केवल 5 किलो से काम नहीं चलता। उसमें जज साहब ने फरमाया कि हम पैरासाइट बनने की इजाजत नहीं दे सकते। और जो धीरे से कहा जिसका जो है प्रचार नहीं हुआ कि साहब महाराष्ट्र में हमारी खेती है और खेती के लिए लेबर नहीं मिल रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। मैं बलिया में और आरा का एक जमाने में हमारा परिवार जमींदार परिवार रहा है। आज हमारे यहाँ बटाई पर खेती हो रही है, जो खेती बची है जमींदारी फमींदारी तो खत्म हो गई। इतना तो जमीन गंगा में बह रही है या गंगा उसके ऊपर से बह रही है। आज बटाईदारी पर इसलिए खेती होती है क्यों? क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार और पूर्वांचल में मैक्सिमम खेती बटाईदारी पर हो रही है या वो लोग कर रहे हैं जो स्वयं अपने खेत में लेबर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेबर यहाँ थे या तो मनरेगा के कारण उनके पैसे बढ़ गए तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। खेती ऐसे ही जो है वो धीरे धीरे अलाभकर होती जा रही है, जिस तरह का सब बाकी सिस्टम है। उसके अलावा जी। बाकी पंजाब हरियाणा में चले जाते हैं तो जो यहाँ अगर मान लीजिए 300 रुपया मिल रहा तो वहाँ 600 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर उन्होंने 300 भी खा लिया तो 300 रुपया बचा, यहाँ कोई बचने का चांस नहीं है।
बहुत सी चीजें हैं उसके पीछे। फिर मनरेगा में पैसा मिलने लगा तो लोग, तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह कारपोरेट ने मनरेगा खत्म करा दिया, क्योंकि कारपोरेट विशेषकर बिल्डर, जिनके यहाँ बिना लेबर के जो है कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता, वहां जो है सस्ता की जगह महंगा लेबर हो गया, तो महंगी लागत होने लगी। तो लागत कम करने के लिए उनका लगातार परोक्ष दबाव बना रहा कि मनरेगा को खत्म किया जाए, वरना लेबर नहीं मिल रहा है। तो अब मनरेगा खत्म हुआ तो अब फ्री बीस जज साहब को जो है वो लेबर नहीं मिल रहा। जज साहब दलित, और रतन लाल जी आप भी इस, चाहे अच्छा हो या बुरा, आप भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, बिहार से जी आते हैं, जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि दलितों के पास बिहार में कितनी खेती है, और वो जो है वो अपने से करते हैं, बटाई पे लेके अपने श्रम से मियाँ बीवी बच्चे सहित करते हैं, या वो कोई लेबर रखते हैं। लेकिन अब जज साहब हो गए हैं तो उनको लेबर की जरूरत है। आपको एक किस्सा बताते हैं, जब हम लोग नए नए वकालत में आए थे तो एक किस्सा इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत मशहूर था। अब तो चोरी का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता ही नहीं है, वो नीचे से ही नमस्ते हो जाता है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गया तो एक जो उनका मैक्सिमम जो है सजा का जो पीरियड है, उसके बाद जो है वो क्षमादान टाइप का मिल जाता है। तो पता चला इतने दिन मुकदमे में लगते हैं, क्षमादान हो जाता है। तब चोरी का मुकदमा हाई कोर्ट में जाता। तो इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, किसी की मान या अपमान से मेरा कोई आशय नहीं है, जो कहानी सुनी थी वो बता। एक बार वो मर्डर के मुकदमे में लीनियंसी बरत के आरोपी को रिहा कर देते थे, लेकिन अगर चोरी का मुकदमा कोई गलती से उनके पास गया सजा हो जाती, तो मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम, मिनिमम पनिशमेंट या टोकन पनिशमेंट की जगह जो अगर मैक्सिमम पनिशमेंट जुर्माना जो भी तत्कालीन कानून का वो था अंतिम, वो जो है उनको दंड देते थे। इसी तरह आपको बता रहे हैं, जैसे हमारे सीनियर वकील थे त्रिभुवन सिंह जी सेशन कोर्ट में, एक जो है उनके पास तथाकथित घूस लेने का मामला एक दरोगा जी का आया। तो जज साहब ने कहा कि ये दोषी पाए गए, इनको सजा देंगे, जबकि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। कहा गया कि जो है दरोगा जी आए थे वो एक लिफाफा एसएसपी के पास छोड़ के चले गए 5,000 रुपए का, और अगले दिन जो है जब एसएसपी का स्टोनो आया तो देखा कि उनके मेज पर एक लिफाफा पड़ा, उसने खोल के देखा तो 5,000 रुपया थे। एसएसपी साहब आए तो उन्होंने उस 5,000 रुपए का मुकदमा करा दिया कि फलाने दरोगा आए थे, जबकि और बहुत लोग आए थे, लेकिन लिफाफा एक ही पड़ा था, क्योंकि जब ये गए तो उस समय उठ के कहीं जा रहे तो लिफाफा मेज पर ही रह गया। तो उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, उस लिफाफे का उन्हीं का कैसे था इसका सब कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन जज साहब को लगा कि नहीं, इन्होंने लिफाफा देने की जरूरत की है, घूस देने की कोशिश की है, तो उनको उन्होंने 1 दिन का दंड सुनाया। तो मेरे सीनियर ने कहा कि मान्यवर, मुझे 1 दिन का दंड नहीं चाहिए, मैं 1 दिन के लिए दंडित हूं, चाहे पूरे जुर्म के लिए जो मैक्सिमम सजा 3 साल 5 साल 7 साल की है उसके लिए दंडित हूं, 6 महीने के लिए दंडित हूं, आप हमको टोटल सजा दीजिए, हम 1 दिन की सजा नहीं चाहते। अगर हम दोषी हैं तो हमें टोटल सजा दीजिए, हम दोषी हैं ही नहीं है, और जब आपने 1 दिन का दंड दिया तो हमको मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए, हम कम पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो बात तो वहां ही आ गई। अरे भाई, कोई अगर अपराधी हो और उसको आप जो है क्या कहते हैं दंडित देंगे, तो चाहेगा कि अब तो दंडित हो ही गए तो कम से कम दंडित होने के लिए एप्लीकेशन दें। मैं पहली बार मैंने अपने सीनियर से ये सुना कि आप हमको अधिकतम दंड दीजिए, क्योंकि आप दंड दे रहे हैं तो जो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है वो तो होगी। तो 1 दिन के लिए दंड के लिए क्यों हम शहीद हों, हम मैक्सिमम दंड के लिए शहीद होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। भाई, जज साहब की कुर्सी पर बैठ के जो जज साहब लोग कहते हैं वो सब सही कहते हैं, उसका कहीं कंटेम्प्ट भी नहीं चल सकता। हम कह दें तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट हो जाएगा कि आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आपने ऐसी बात कह दी। हम कह दें कि हमारे यहाँ लेबर नहीं मिल रहे हैं इसलिए पूरा लेबर लॉ एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए, तो हमको जेल हो जाएगी। और जज साहब कहें कि लेबर नहीं मिल रहा है इसलिए लेबर लॉ ही नहीं होना चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जज साहब एक आसन पर बैठ के कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जहां इतने भूखे नंगे लोग हों,
गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हों, 5 किलो राशन से मतलब क्या उनका पूरा जीवन चल रहा है? उनके बच्चों की फीस कहाँ से आ रही है? आपने इतना एजुकेशन महँगा कर दिया, उनको समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनको एजुकेशन लोन तक नहीं मिलता। कपड़े अपने बच्चे को कहाँ सिलवाएं? आप मान लीजिए कह देंगे कि अच्छा अंग्रेजी स्कूल में भी 10% गरीबों के बच्चों का एडमिशन होगा, तो गरीबों के बच्चे वहां चल जाएंगे। 10 वो उनका ड्रेस कहाँ से आएगा, उनका जूता कहाँ से आएगा? और स्कूल की ओर से 15 अगस्त 26 जनवरी से लेके जन्माष्टमी से लेके ईद पर जो फरमाइश आती है कि आप ये वाला कपड़ा पहन के आइए, आप वो वाला कपड़ा पहन के आइए, आप इतना पैसा यहाँ जमा कीजिए तो फलाना कीजिए, उस उनके पास कहाँ से आएगा? सीधे सीधे स्कूल में ही जो है आप दिखा रहे हैं कि एक आदमी सुर है और एक असुर है। हम सुर असुर कुंभ के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ सुर लोग वीआईपी नहा रहे हैं, असुर लोग पैदल जा रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, कहीं खप रहे हैं, कहीं बस से कुचल रहे हैं, कार तो नहीं उलट रही है। तो ये स्थिति है सर। तो चंद्रचूड़ साहब का यही एक मामला जो है, उन्होंने सारे मुद्दे पर जो है बहुत, तो आप बताइए, बीबीसी के संवाददाता को नहीं मालूम था कि जस्टिस लोया के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ही जो है वो आपके क्या कहते हैं बेंच में थे। क्या फैसला आया? आज तक लोया की हत्या या स्वाभाविक मौत को लेकर विवाद बना हुआ है, और पूरे देश में जुडिशियरी से में ही जो लोग हैं, आप अगर उनसे बात करें तो वो जान जाए कि आप उनकी बात को उजागर नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे कहेंगे कि लोया पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में फैसला करने का दबाव था, और जिसके कारण जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत स्वाभाविक नहीं है। आपके पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो व्यक्ति प्रदेश बदर हो आपके क्या कहते हैं आपराधिक मामले में प्रदेश बदर, जिला बदर भी नहीं, प्रदेश बदर, वो व्यक्ति जो है वो पुलिस मंत्री बन के केंद्र में बैठे, वो पुलिस को डायरेक्शन दे। जिस व्यक्ति पर आरोप हो कि वो जो है क्या कहते हैं एक शासन का गिरोह चला रहा था, लिखत पढ़त में जिस पर आरोप हो, और गिरोह के लोगों को बाद में उसने जो है अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए जो है नमस्ते करा दिया, वो व्यक्ति आपका पुलिस मंत्री बनाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? जिस व्यक्ति ने जो है क्या कहते हैं 3 दिन के लिए पूरे जो है गुजरात में जो है क्या कहते हैं पुलिस को कहा कि कुछ भी नहीं करना है, हमने स्वयं टीवी पर अपनी आंख से राजदीप सरदेसाई को जो है वो क्या कहते हैं लाइव रिपोर्टिंग करते हुए देखा था, सुना था। चूंकि हम लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जो है कहीं रिकॉर्ड करके रख ले सबूत के लिए, और न कोई हमारा इरादा है कि हम उस सबूत को दे करके ये करें, जिसमें सीधे सीधे कह रहे थे पुलिस यहाँ खड़ी है और वहां आगजनी हो रही है। तो किसी भी प्रदेश की पुलिस, आप यही बताती है कि कितने पुलिस वालों को जो है नीचे से ऊपर तक आपने दंडित किया? क्या सिख दंगों में कोई पुलिस वाला दंडित हुआ? जब राज्य सत्ता दंडित कराने पर उतर आती है तो कभी भी जो उस दंड उसके लिए जो उत्तरदायी लोग होते हैं प्रत्यक्ष रूप से उनको किसी को सजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके को मालूम है कि उन्होंने कहीं न कहीं जो है किसी न किसी कागज में लिख दिया होगा कि जो है मुख्यमंत्री जी ने ये सिस्टम से ये हमको आदेश मिला जिसके अनुपालन में हम ऐसा कर रहे हैं। और इसी में जो है उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर जस्टिस ये पीएल पूनिया, मशहूर आईएएस अफसर, ताज कॉरिडोर वाले में बच गए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे फाइल पे लिख दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ये जो है क्या कहते हैं इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। जब जो हुआ उन्होंने वो पेश कर दिया कि साहब हमने तो पहले ही लिख दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार उस समय फाइल में, उसके लिए तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो कैसे आप कहेंगे कि हमने झूठ लिखा था? कोई हमने बाद में थोड़ी लिखा, पहले से ही लिखा हुआ। उनके ऊपर ताज कॉरिडोर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात है कि बहन जी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी स्थिति है, उसमें आप बड़े उससे कह दें कि इस सब इसके लिए नास्तिक होना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी। लेकिन अगर आप जस्टिस के पद जजमेंट पर कैसे हैं तो आपको जज होना संविधान और कानून के अनुसार जो है जजमेंट देना चाहिए और कहना चाहिए। और नहीं आप ईमानदार हैं तो आप मास्टर ऑफ रोस्टर अगर गलत गठन करता है, आप अगर अंतःकरण से ईमानदार हैं तो सीधे कहिए कि मैं इसमें नहीं रहूंगा। इसमें चेक एंड बैलेंस बनाया जाए, सभी विचारधारा के लोगों को रखा जाए ताकि न्याय हो सके, आस्तिकता के अनुसार फैसला न हो सके। हम्म जी इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके भी सवाल था
तो जिस जी, तरीके से कई उदाहरण उन्होंने दिए कि हमने इनको बेल दिया, राजीव गांधी सॉरी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का तो बाद में हुआ, लेकिन क्या वाक़ई जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को काम करना चाहिए था और उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए था, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी ले लेता है, जिस तरह बुलडोज़र कांड चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी। तो ओवरऑल जस्टिस चंचूड़ के कार्यकाल का असेसमेंट आप कैसे करते अब आप देखिए, चंद्रचूड़ जी ने कहा ना कि हमने इनको बेल दिया, उनको बेल दिया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 12 बजे रात को हैं? अर्णव अर्नब गोस्वामी। गोस्वामी को बेल देने से। तो हुँ, जब अर्णव गोस्वामी को आप बेल देंगे तो प्रशांत भूषण को बेल क्यों नहीं देंगे? हुँ, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तत्कालीन जनता दल यस और कांग्रेस की सरकार थी और कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो दल बदल स्पीकर के जजमेंट इस पर जो है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या फैसला दिया था? महाराष्ट्र वाले मामले उन्होंने में, बात देकर, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक वाले मामले में। कर्नाटक तो उसके बाद आपने में क्या फैसला दिया और उसके बाद आपने महाराष्ट्र वाले में क्या फैसला दिया? इसी से विरोधाभास स्पष्ट है। जहां आपने महाराष्ट्र वाले मामले में आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को गर्मी में बैठा रखा था और सारे मामले को 11 जुलाई को पोस्ट कर रहे थे, और 11 जुलाई के पहले महाराष्ट्र में सारा खेल हो गया। हुँ, और अब सारा खेल हो गया तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। आप बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कुर्सी पर होते, उन्होंने हुँ, इस्तीफा ना दिया होता तो ये फैसला कुछ और होता। पहले उद्धव याद नहीं ठाकरे आया। क्या करते, जो 11 तक आप टाल मटोल करके जो है आपने जो है खिड़की खोल रखी थी आपके जस्टिस सूर्यकांत बहुत ने, और सही। आप ही ने उनको मौका दिया था, और आपने वहां चाप लड़ा दिया कि नहीं स्पीकर जल्दी फैसला दें, ये करें वो करें, विधानसभा तुरंत बुला करके और फैसला हो, और कुमार स्वामी की सरकार गिर गई, भाजपा की सरकार बन गई, और उन्होंने सब दल बदलुओं का जो है वो टिकट, वो जो है पहले सदस्यता खत्म हुई और बाद में फिर से जीत करके भाजपा के टिकट से फिर से जो है वहां एमएलए बन गए। तो आप एक बार नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो काम प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो अप्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, लेकिन आपने ऐसे कान पकड़ने के बजाय ऐसे कान पकड़ लिया, खेल फर्रुखाबादी हो गया। तो कर्नाटक में हुँ, आप ही थे, कुछ और आपने कहा, महाराष्ट्र में कुछ आपने और कहा। आपने ऐसे जो है स्पीकर पर सौंप दिया जो खुद दल बदल का जो है वो क्या कहते हैं, वो है, आरोपी है, और वो हुँ, स्पीकर है, आपने उसको फैसला छोड़ दिया। और आप कहते हैं कि 10वें शेड्यूल में ये है वो है। अरे भाई आप किस लिए बैठे हुए हैं? 10वें शेड्यूल में अगर गलत है तो आप जो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके नया कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों नहीं जो है जो आपके जज साहब को हटाने की नौटंकी 142 में आप डिसाइड करते? अभी आपका जो है जी। 70 दिन से अधिक हो गया और जस्टिस यादव बैठे हुए हैं, उसका जो है हुँ, राज्यसभा में नोटिस भी है, आपका क्या कहते हैं इंटरनल इंक्वायरी भी शुरू हो गई, क्या हो रहा है? आपके श्री नारायण जी जो प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में जस्टिस श्री नारायण शुक्ला थे, वो आखिरी दिन तक उन्होंने काम किया, और काम करने का मतलब उनको काम ले लिया गया था लेकिन आखिरी समय तक काम किया। अभी तो आपने शेखर यादव का काम भी नहीं हटाया है। आप आदेश कर दें कि शेखर यादव को कोई काम नहीं दिया जाएगा जब तक इंक्वायरी चल रही, जब तक जांच चल रही है। तो कहने का मतलब ये सब योर ऑनर दिखाई पड़ रहा है मिलाड़, नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। जो मूर्ख है नहीं देखना चाहते तो ना देखें। अब हम लोग भगवान ने आंख दी है, जब तक फूटी नहीं है तब तक तो दिखाई पड़ रहा है। चलिए सर, चलिए लाइट कैमरा एक्शन जस्टिस चंचूर और बीबीसी पर जेपी सिंह साहब का तगड़ा विश्लेषण है। न्यायपालिका में भी कई बार दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। बढ़िया अंग्रेजी बोलने आए तो बहुत सारा लपेट-उपेट के इधर-उधर बात घुमा दी जाती है, लेकिन पारखी लोग समझ ही सकते हैं। कई ऐसे फैसले हुए जो नहीं, विवादास्पद थे, लेकिन जो लेकिन संविधान लेकिन सम्मत नहीं थे। लेकिन जी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं उन्होंने बीबीसी को दिया ना। आप भारत के ही जो है रवीश कुमार को इंटरव्यू दे के देखिए, या एक कंसार्टियम बना लीजिए पत्रकारों का, उनको इंटरव्यू दे के देखिए जिसमें गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार नहीं रहेगा, और सोशल मीडिया के वो पत्रकार नहीं रहेंगे जो कहीं ना कहीं भीतर से पेड है, जो उनके एजेंडे को अपने
निष्पक्षता के नाम पर जो है जो आपको फैलाते हैं। अब आपको फिर अब इस संदर्भ में एक बात बता ही देते हैं। अभी एक स्वनाम धन्य रामदेव के काटे हुए पत्रकार जो मुख्य धारा से निकाल दिए गए, चलाते हैं, खूब जलेबी छानते हैं अपने जो है क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल, और रोज भाषण देते हैं। अगर उनका पूरी बात सुने तो आपको आधी से ज्यादा समझे में आएगी कि जलेबी कहाँ से छन के कहाँ पहुंच गई। जी। उन्होंने अभी जो है कहा कि जो है वो क्या कहते हैं ईडी के पास कांग्रेस के इतने नेताओं की फाइल है, मतलब सारे विपक्ष को उन्होंने गिना दिया कि इतनी इतनी फाइल इन नेताओं की है। ये एकदम प्लांटेड न्यूज है, ये बताने के लिए कि गृह मंत्रालय इनके पास इन पार्टियों के नेताओं की फाइल है। अगर वो क्वेश्चन आंसर के लिए उपलब्ध होते तो मैं पूछता, तो फिर चिदम्बरम, आपके जो बंगाल के कई लोग पकड़े गए, वो सोरेन, इस सब का नाम उन्होंने लिया था। इन लोगों पर आज तक सबूत, हाँ, मीसा भारती, लालू का परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो नेशनल हेराल्ड में जिनको कई कई घंटे बुला के पूछा, रॉबर्ट वाड्रा, तो फाइल है तथाकथित है, क्योंकि पेगासस से सुनी गई बात है। तो पेगासस से सुना, लेकिन वो सुनी हुई बात पर आप किसी को कालिक तो पोत सकते हैं चेहरे पर, टाइम बीइंग प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। तो आपने इतने लोगों को गिना दिया कि सबके पास जो है वो है, और आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। ये क्या है? ये प्लांटेड न्यूज नहीं है तो है? और कहां से आपको पता चल गया? पता चल गया तो अब नाम भी बताते कि कौन कौन है। फिर आप ये भी बताते कि चिदम्बरम के खिलाफ आज तक आईएनएक्स मीडिया में सबूत पेश नहीं हो सका, और चिदम्बरम को नापा किसके नाम पर गया? सीना इंद्राणी मुखर्जी, जो सीना बोरा हत्याकांड की अभियुक्त हैं, और अभी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत नहीं दी है, कह के कि कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां से वापस आएंगी कि नहीं। चिदम्बरम का लड़का तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से विदेश गया और विदेश आया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई चीज डायरेक्ट नहीं होती तो इनडायरेक्ट प्लांट की जाएगी कि भाई इतने लोगों पर फाइल है। तो फाइल है तो कहाँ है? जो फाइल है उनको क्यों नहीं फांसी पे लटकाते यार? अगर हम लोग एक शब्द कहें कि हाँ गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। केजरीवाल और सिसोदिया और जैन को इतने दिन से बंद रखा, अभी तक कौन सा सबूत पेश किया? आपके भीमा कोरे गांव मामले में इतने लोग जमानत तो छूट गए और अभी भी लोग जेल में है, 5-7 साल हो गया, अभी तक कौन सा सबूत आपने अदालत में पेश किया? कौन सा सबूत पेश किया? सबूत आपके पास है नहीं। आप इस तरह प्लांट करा के लोगों की खाली चेहरे पर काली पोत के छवि बिगाड़िए। अरे ये तो दागी हैं। अरे दागी हैं तो जो सबूत हो तो लो ना, दंडित करो। और अगर सबूत नहीं है, हम बाइज्जत बरी हैं, तो किस बात का फिर जो है हमारे ऊपर लांछन है? यहाँ तो जिनके ऊपर लांछन है उनको आप, राम रहीम को जो है वो साल भर में 13 बार पैरोल देके छोड़ रहे हैं। आसाराम को आपने छोड़ दिया चुनाव के पहले। तो कहने का मतलब है कि सब देख रहे हैं, सब लोग को दिखाई पड़ रहा है आप क्या कह रहे हैं। आपके मनसा वाचा करना, आप जो है क्या कहते हैं ईमानदार हैं कि आप बेईमान हैं, क्योंकि बेईमानी की बहुत बारीक परिभाषा होती है। चलिए, दिनकर साहब की कविता थी एक, समय सबका इतिहास लिखता है, और डिजिटल वर्ल्ड में तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, डिजिटल दुनिया में भी है, कागजों में भी। तो कई बार जो दिखता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भीमा कोरे गांव में बहुत सारे लोग अभी तक जेल में हैं, कोई सबूत नहीं पेश। इस तरह के बहुत सारे मामले जस्टिस चंद्रचूड़ के काल में रहे। जेपी सिंह साहब का शानदार विश्लेषण। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सर।